सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर वादी पंजशेर में दावा किया गया था तालिबान की जानिब से कि वहां पर कब्जा हो गया है, और उन्होंने जैसे ही फतह का ऐलान किया उसके बाद तालिबान की जानिब से हमने देखा कि काबुल में बड़ा जश्न मनाया गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद पता चला कि जो मज़ाहमती फ़ोर्स के सरबराह हैं अहमद मसूद साहब, उन्होंने ये दावा मुस्तरद कर दिया कि ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अफगानिस्तान की सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो हुकूमत साजी का अमल है। हुकूमत साजी के हवाले से बार बार तालिबान की जानिब से एक डेट दी जाती है, दिन बताया जाता है कि इस दिन हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद उस दिन हुकूमत का ऐलान नहीं होता और अगली डेट दे दी जाती है। कल जुमे का कहा गया था कि जुमे की नमाज के बाद ऐलान किया जाएगा, लेकिन कल भी ऐलान नहीं हुआ। फिर आज की डेट दी गई और आज ये बताया जा रहा है कि अब आइंदा हफ्ते में ये ऐलान मुतवक्के है। और जो खबरें ज़राए के तहत हमारे तक आ रही हैं वो यही है कि सुप्रीम लीडर होंगे तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्ला अखुनज़ादा, और जबकि मुल्ला ब्रदर जो हैं वो सरबराह होंगे। तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को बार बार ये यकीन दिलाया जा रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आज DGISI जनरल फैज़ हमीद भी वफ्द के हमरा अफगानिस्तान में मौजूद है, वहाँ पर उनकी मुलाकातें जारी हैं। लगाई साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तालिबान जो बार बार डेट दे रहे हैं, हुकूमत का ऐलान इस दिन किया जाएगा लेकिन उस दिन नहीं किया जाता, आज कहा जा रहा था आज भी नहीं किया जा रहा, ये कन्फ्यूजन क्यों है? इसलिए कि वहाँ पर एक डाइवर्स सोसाइटी है, वहाँ पर अक्सरियत में पख्तून है, लेकिन वहाँ पर बलूच हैं, वहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी है, वहाँ पर ताजिक हैं, वहाँ उज़्बेक हैं, वहाँ पर दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले भी हैं। एक कंसेंसस के साथ हुकूमत बनाने के लिए उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। कुछ नाउन लीडर हैं, शायद उन लीडरों की भी ख्वाहिश होगी कि हम भी करें। 20 साल गुलबदीन कह रहे होंगे कि 20 साल मैंने स्ट्रगल की, लेकिन अमलन 20 साल के बाद काबुल को खंडर जो है वो गुलबदीन ने और उस्ताद रब्बानी ने मिलकर किया, क्योंकि एक दूसरे के साथ जंग में चले गए थे। फिर तालिबान वजूद में आए थे, और जो सिटिंग लोग हैं यानी हामिद करज़ई जिन्होंने तालिबान के जाने के बाद 20 साल पहले इक़्तिदार संभाला था, उनकी भी शायद कुछ ख्वाहिशें हों, अशरफ गनी के लोगों की भी कुछ ख्वाहिशें हों, अब्दुल्ला भी की भी कुछ ख्वाहिशें हों। और आपको मालूम है कि जब गुज़श्ता दफ़ा ये तालिबान ने ओवरऑल कब्ज़ा कर लिया था तमाम इलाकों पर, पंजशेर फिर भी रह गया था और पंजशेर को वो नहीं अपने कब्जे में ला सके थे। एक और सूबा भी तब रह गया और अहमद शाह मसूद जो है उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। अहमद शाह मसूद अपने इलाके में बहुत ज़्यादा असर रसूख रखते हैं, और वो इलाका ऐसा है कि उसको बाहर से फतह नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा इलाका जिसके बाहर से कोई भी आए हमला आवर तो उसको वहाँ पर रोका जा सकता है, और उन्होंने तमाम चौकियाँ अपनी कंट्रोल में रखी हुई हैं। अहमद शाह मसूद को मैं तबान भी जानता था, और उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, और उसके अंदर जो कई चीज़ें थीं कि वो बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज थे और बहुत ज़्यादा वो बेखौफ किस्म के लीडर थे। तो और वो ज़्यादा कहीं इधर उधर से डिक्टेशन भी नहीं लेते थे। फिर शुमाली इत्तेहाद बना तो शुमाली इत्तेहाद ने एक और स्ट्रांग पोजीशन हासिल की। पहले भी रशीद दोस्तम अहमद शाह मसूद के साथ थे, बाद में भी उनके करीबी ताल्लुकात रहे। तो अब रशीद दोस्तम के लोग भी हैं, वो चाहेंगे कि उनको इक़्तिदार में हिस्सा ले। पंजशेर वाले भी चाहेंगे कि हमें इक़्तिदार में हिस्सा मिले। ताजिक और उज़्बेक भी चाहते होंगे कि हमें इक़्तिदार में हिस्सा ले। जो दरी लोग हैं पर्शियन बोलने वाले, वो भी चाहेंगे कि हमें इक़्तिदार में हिस्सा मिले। इसी तरह से जो हज़ारा के लोग हैं, कुछ हज़ारा कम्युनिटी हमारे यहाँ है, कुछ हज़ारा कम्युनिटी वहाँ पर भी है, पूरा उनका एक सूबा है, तो वो चाहेंगे कि हमें हिस्सा मिले। फिर बलोच वहाँ पर रहते हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि हमें भी हिस्सा मिले। तो इस तरह से तमाम लोगों को अकोमोडेट करने के लिए तालिबान की एक ख्वाहिश और कोशिश होगी कि उनकी सफ़ों में हिस्सी जो है लोगों को लाया जाए, जबकि आलमी बिरादरी या जिनका सो कार्ड आलमी बिरादरी है वो चाहेगी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी साथ में लिया जाए। तो इस तरह के मसाइल चल रहे हैं
हम ये तवक्को करते हैं कि ये मसला हल कर लिया। ओहदों की लड़ाई जैसे पाकिस्तान या दीगर ममालिक में होती है कि ओहदे की जंग होती है कि हमें ये ओहदा मिले, हमें ये वहाँ मैकेनिज्म कोई मौजूद नहीं है। आपको पता है कि जब ज़ाहिर शाह एक हुक्मरान था, उसका तख्ता उल्टा गया उसकी गैर मौजूदगी में, तो फिर सरदार दाऊद को फैमिली समेत जो है वो उनको कत्ल कर के तमाम बेटियों पोतों समेत कत्ल कर दिया गया था। और ये आ गए थे PDPA वाले, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान वाले आ गए थे, परचम और खल्क ग्रुप वाले आ गए थे। तो उनके आने के बाद तो उन्होंने अपने तौर पर एक मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश की, जो मार्क्सी थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कोशिश की बनाने की, नहीं कामयाब हुआ, इसलिए कि एक मुसलसल जंग का सामना रहा। मुसलसल जंग के बाद जब ये गए मुजाहिदीन, तो इन्होंने एक फार्मूला बनाने की कोशिश की कि जनाब एक फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला बनाया भी गया कि 2 महीने के लिए सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए जो है वो उस्ताद रब्बानी और वज़ीर आज़म जो है वो गुलबदीन हिकमत यार होंगे। और इस दौरान में इन्होंने कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिशें नाकाम हुई और आपस में लड़ गए। आपस में लड़ने के नतीजे में ये हुआ कि तालिबान को अपनी सफ़ें बनाने का मौका मिला और उन्होंने दोनों को निकाल बाहर किया और कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करने के बाद फिर उन्होंने भी, तालिबान ने जो अपना रवैया रखा था वो उस वक्त नामुनासिब था। ख़वातीन की राइट्स के बारे में, लोगों के अपने बारे में तस्वीर खींचना, यानी कवे की तस्वीर भी नहीं ले सकते थे, इतना बड़ा संगीन जुर्म हुआ करता था। आज अब एक नए किस्म के नए ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, ये तालिबान एक नए अंदाज में आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मसले को हल करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ताकतें ज़रूर हैं जो रुकावट बन रही हैं, जो मसाइल पैदा कर रही हैं, और वो खुल भी जाएंगी, पता भी चल जाएगा। तो मेरे ख्याल में वहाँ जिन लोगों की जानों का ख़तरा था उन्हें पाकिस्तान खुद अपने यहाँ ले आया और उनको अपने अपने मुल्क भिजवा दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान जितना आलमी बिरादरी के साथ ताउन कर रहा है, उतना आलमी बिरादरी पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रही है। और ख़ुद हुकूमत साजी के सिलसिले में अब भी ये चाहते होंगे जो खेल के बड़े प्लेयर्स हैं कि हम बोन में, जिस तरह बोन कॉन्फ्रेंस हुई थी और करज़ाई को लेकर आए थे, अब इसी तरह की कॉन्फ्रेंस कहीं और हो और वहाँ पर किसी और को निकाल कर लाया जाए। कि जिस तरह आते ही इन्होंने एक बंदे का नाम लेना शुरू कर दिया था कि ये बनेगा हुक्मरान, और उसका बार बार ऐलान किया जा रहा था, लेकिन वो बंदा तो नहीं बना। लेकिन अमेरिकन की या किसी और की ये ख्वाहिश थी कि तालिबान के पास बराह रास्त क़यादत ना जाए, और तालिबान जो है उस क़यादत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सही। अच्छा, पाकिस्तान का जो किरदार है वो इस वक्त कितना अहम है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनको भी यहाँ के वीज़ाज़ देकर यहाँ पे बुलवाया गया। इसके अलावा ये भी इत्तलात आ रही थी कि खाने पीने की अशिया भी पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पे भिजवाई गई हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त कितना अहम किरदार प्ले कर रहा है? बाद दफ़ा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह अफ़गानों पर और जिस तरह से कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे अपने, वो भी हमारे भाई हैं, उनके साथ जिस मोहब्बत का इजहार करती है, वैसी ही मोहब्बत का इजहार अपने लोगों के साथ भी करे। दिल चाहता है कि बाकी जो यहाँ पर लोग हैं उन्हीं के साथ वैसा होना चाहिए। बाद दफ़ा उनको शिकायत होती हैं, लेकिन अफ़गानों के लिए तो पाकिस्तान हर तरह की मदद कर रहा है ना उनके लिए। लेकिन उनका और कोई ट्रांजिट रूट नहीं था, पाकिस्तान ने उनके लिए ये रूट बनाया था। और हमेशा पाकिस्तान, क्योंकि उनका पास अपना गर्म पानी नहीं है, उनके पास समंदर नहीं है, वहाँ पर कोई चीज़ें लाई नहीं जा सकती हैं। पाकिस्तान तो अफ़गानिस्तान को CPEC में शामिल करना चाहता है ताकि ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो कि वहाँ से वो गुजर कर अफ़गानिस्तान में, फिर सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान के लिए मौक़े हैं। पाकिस्तान अपने जो ख़ास तरजीहात हैं वो सेट करके बहुत आगे बढ़ सकता है। हमें नहीं मालूम है, ज़ाहिर है हम इनर सर्कल से नहीं है कि कौन सी तरजीहात तय की गई हैं और किस तरह बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। इस सरजमीन पर जहाँ ये साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट का मिलाप हो रहा है, इस खित्ते के अंदर खुशहाली हर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब ये मौका है कि क्या वो खुशहाली हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या अपनी गलतियों की नज़र कर देते हैं। माजी में भी मौके आए थे, ये हमें बताया गया था कि एक कंपनी आई थी जो कराची से पेशावर तक ऐसे मोटरवे बनाना चाहती थी। उसमें सिर्फ इस बात पर नहीं हो सका था कि जी वो पूछ रही थी, जो पाकिस्तान के लोग थे, कि इसमें कमीशन हमारा कितना होगा। तो अगर इन चीज़ों पर अगर रह गए तो फिर मसाइल होंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान का मसला इंशाअल्लाह हल होगा। और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान दुनिया भर के लिए
गेटवे है सेंट्रल एशिया की तरफ जाने के लिए। पाकिस्तान को दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। इंडिया भी बेताब है कि मैं किसी तरह से अफ़गानिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रास्ते पहुंचूं, लेकिन उसे भी ड्यू शेयर देने के बाद ही कुछ बात हो सकेगी। अब भी हमारे यहाँ ताजर चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ें, बल्कि अभी तो टेक्सटाइल का धागा भी मंगवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से हम ले आएँ। अच्छा। लेकिन भाई लेने के सिलसिले में इंडिया को भी तो राज़ी करें कि पाकिस्तान का यहाँ पर इंटरेस्ट है, बाज़ मसाइल हैं जो कोर इश्यूज़ हैं उनको बैठकर डिस्कस किया जाए, उनको हल किया जाए, तो फिर इस खित्ते के अंदर एक खुशहाली होगी। सही। अच्छा, आज डीजी जनरल फैज़ हमीद साहब भी काबुल पहुँचे हैं वफ़द के हमरा, उनकी इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में बहुत अच्छी होगी। पहले भी आज से कुछ 30 साल पहले मैं अफ़गानिस्तान में ही था और एक जगह पर हमारी मुलाकात चल रही थी, तो उस दौरान में हमें वहाँ से फौरी तौर पर हटाया गया, क्योंकि वहाँ कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल के साथ लोग आ रहे थे। तो हम वहाँ से चले गए। वहाँ निकलते ही मालूम हुआ कि DGISI हमीद गुल आ रहे हैं और साथ में इजाज़ुल हक जो ज़ियाउल हक के बेटे वज़ीर थे वो भी आ रहे हैं। तो वहाँ से हम लोगों को हटा दिया गया था और उस वक्त भी एक पोजीशन कायम करने की कोशिश की गई थी। अब DGISI गए हैं वहाँ पर, मेरे ख्याल में वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में अपना तालिबान को समझा पाएंगे और वो सूरत हाल को समझेंगे, एक बेहतर हल निकलेगा। और ये ज़ाहिर मशवरा देंगे, फैसला करने तो नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं पहुँचे हैं कि अफ़गानिस्तान के फैसले या पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के कोई इदारा मुदाखलत करे कि जनाब ऐसा किया जाए, ऐसा नहीं किया जाए। वो मशवरे के लिए गए हैं और ख़ास तौर पर दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उनके मशवरों के लिए गए हैं कि पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि सिक्योरिटी, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो हैं वो ज़रूर देखने के लिए गए हैं। तो ये होगी एक बेहतर सूरत हाल कि DGISI वहाँ पहुँचे हैं। अगर उसमें से उनके मशवरे से कोई एक बेहतर फार्मूला बन जाता है तो मेरे ख्याल में कि एक अच्छी पेशरफ्त होगी। ठीक है, चलें अब एक और अहम मामले के ऊपर नाज़रीन बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनूबी पंजाब का दौरा किया है और ये बताया जा रहा है कि डेरा गाजी खान में 26 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। लेकिन उससे पहले ही पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है नाज़रीन, उसमें इख्तलाफात सामने आए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए डेरा गाजी खान के ज़िले सदर सरदार इरफान उल्लाह खान खोसा ने एक दरख्वास्त लिखी और उस दरख्वास्त में क्या कहा गया? कहा यह गया कि डेरा गाजी खान के लोगों और हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात होती कि अगर पार्टी की रिवायात पर अमल किया जाता और पीपल्स पार्टी के जो ज़िले मुंतज़मीन हैं उनको इंतज़ामात का चार्ज सौंपा जाता। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा हैं वो अपने चंद मुंतखब पसंदीदा अफराद के साथ मुलाकातों का एहतमाम कर रहे हैं और उनके मुस्तकबिल के सियासी करियर की हिफाजत के लिए उन्हें इलेक्टेबल के तौर पर मुतारिफ कराने की यकीन दहानी करवा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको ये मुलाकातें लाजमी करनी है। लगाई साहब, अभी डेरा गाजी खान पहुंच गए हैं, ज़ाहिर बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे सियासी कुव्वत का मुजाहरा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ही जो क़यादत में इख्तलाफात की खबरें सामने आई हैं और ये जो दरख्वास्त की गई थी उसको कंसिडर किया होगा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने? एक तो यकीनन कंसिडर किया होगा और उनके सामने एक सही सूरत हाल आई होगी। ये शिकायत अमूमी तौर पर महसूस की जाती है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी या जो सराइकी बेल्ट के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उनके कज़न हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के मखदूम अहमद महमूद, वो पार्टी के कैडर्स को ज़्यादा खातिर में नहीं लाते बल्कि इलेक्टेबल्स की तलाश में रहते हैं और ख़ास तौर पर इस बात का एहतमाम करते हैं कि इलेक्टेबल्स के इंतखाब में उनका पलड़ा भारी हो। अच्छा। तो ये एक सूरत हाल ऐसी होती है। मैं समझता हूँ कि पार्टी के कारकुन अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं, लेकिन इख्तलाफ इसको नहीं कहा जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की हद तक पार्टी के किसी भी शख्स को कोई एतराज़ नहीं है। मुझे भी ज़ाती इतलात हैं कि वहाँ पर इस्तकबाल की बहुत बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं और वहाँ पर बहुत बड़े जुलूस जो हैं, कल भी डेरा गाजी खान से जुलूस पहुँचे थे। जब बिलावल भुट्टो वहाँ पहुँचे मुल्तान में तो बड़े जुलूस गए थे यहाँ से, और कल एक जलसा हो रहा है डेरा गाजी खान में, उसके लिए भी मुख्तलिफ शहरों से जो है बड़े रैलियाँ पहुँच रही हैं। बहुत बड़ा
इंतजाम किया गया है। सही। अच्छा लगा, इरफानुल्लाह खान खोसा ज़िलाई सदर हैं पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने ये दरखास्त भी की थी, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरदार इरफानुल्लाह साहब, आपने एक कीमती वक्त दिया। कहिएगा, आपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को खत लिख दिया और अब वो डेरा गाजी खान पहुँच भी गए हैं, तो क्या आपके खत के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल आया, कंसिडर किया गया है उस खत को? जो भी आपने बातें की थी, आप समझते हैं कि उनको कंसिडर किया जाएगा? सरदार इरफानुल्लाह खान खोसा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सरदार साहब कहिएगा, आपने दरखास्त लिखी है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और आज वो डेरा गाजी खान पहुंचे भी हैं, तो आप समझते हैं आपने खत में जो बातें लिखी थी उनको कंसिडर किया गया है? नहीं, कहाँ, किसने कहा बिलावल साहब पहुंचे हुए हैं डेरा गाजी खान? वो तो खैर से अभी उधर मुल्तान है जी, उनके वहाँ प्रोग्राम हो। जी अच्छा, आप मुल्तान में मौजूद हैं, डेरा गाजी खान में मौजूद हैं खोसा साहब? जी मैं डेरा गाजी खान में हूँ। आप डेरा गाजी खान में मौजूद हैं। आपकी तरफ से, तंजीम की तरफ से आपके चेयरमैन पहुंच रहे हैं डेरा गाजी खान, तो इस्तकबाल की तैयारियां किस तरह की हो रही हैं? जी बेहतरीन होंगी तैयारियां इंशाल्लाह। ये पूरी ये 3 तहसील नहीं बल्कि डिवीजन भर से लोग आ रहे हैं, वो उनके शान शायान होगा। आप लगारी साहब बात कर रहे हैं? जी जी जी, लगारी साहब उनके शान शायान होगा वो। अच्छा, अगर उनके शायान होगा तो जो आपकी तरफ से एक लेटर या एक दरख्वास्त लिखी गई चेयरमैन के नाम पर, क्या ये दरख्वास्त उन तक पहुंची और उनकी तरफ से कोई कंसिडरेशन की बात सामने आई? जी लगारी साहब, ये डान में मेरे ख्याल में कल आया है, तो चेयरमैन साहब ने नोटिस दिया है और उनके सेक्रेटरी हैं जमील सोमरो जी, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है कि आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन आज वो गुम हैं। मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया है, उन्होंने जवाब भी दिया है, तो अभी कोई उन्होंने बताया नहीं है। अच्छा, कोई एंजाइटी नहीं। तो आपके जो कैंडिडेट्स थे, आपके जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार हैं या तहसील के ओहदेदार हैं, क्या उनके चेयरमैन से मुलाकात का शेड्यूल बनाया गया है? जी मैं लाइल्म हूँ और मैं तहैयर में हूँ कि 3 साल पहले एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन हुई, उसके बाद चेयरमैन साहब ने 2 काम जिम्मे लगाए कि डिस्ट्रिक्ट वाइड पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप अपने यूनियन काउंसिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। दूसरा, उन्होंने फिर बाद में हुक्म किया कि आप मेंबरशिप ड्राइव कीजिए, तो वो मेंबरशिप ड्राइव 70,000 या 75,000 टारगेट, वो 1,30,000 हुई है। अब 3 साल में चेयरमैन साहब का काम नहीं है ये, मतलब किसी ने 3 साल में प्रोविंशियल के किसी ओहदेदार ने या डिविजनल के किसी ओहदेदार ने किसी डिस्ट्रिक्ट से ये नहीं पूछा कि ऑर्गेनाइजेशन ये यूनियन काउंसिल लेवल तक आप प्लीज कराइए, उनसे मुलाकात कराइए। जनाब इरफानुल्लाह खोसा साहब, असल बात ये है कि खोसा बिरादरी के ही लोग वो पार्टी में शमूलियत करने के लिए शायद शमूलियत करने वाले हैं, और सरदार जुल्फकार खान खोसा जो गवर्नर पंजाब भी रहे, बसरो चश्म, लेकिन इसके कुछ तकाजे होते हैं। यानी हम किस लिए, ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनी? ये मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट पूरे का ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ये किस काम की हैं? ये कल जो कन्वेंशन हो रहा है, कन्वेंशन बोलेंगे उसको हम। अच्छा, दूसरी लगारी साहब, मुझे खतरा ये है कि अगर ग्राउंड में गवर्नमेंट ने अभी तक लॉ नहीं है, अगर ये खोसा हाउस में करते हैं एक फेक किस्म का कन्वेंशन, तो ये बाकी हजारों लोग, उनसे आप कैसे डील करेंगे? छोड़ें इस बात को, इलेक्टेबल्स के पास आना होता है, इलेक्टेबल्स का हर किसी को पता है। 70 आपको याद हो या ना हो, ये छुरे घोंपना जिसको हम कहते हैं, तो ये सरदार जुल्फकार अली खान ने 77 के एजुटेशन में भुट्टो साहब के खिलाफ
गलत सूरत हुई नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनने भुट्टो साहब के खिलाफ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भुट्टो साहब के खिलाफ थे लेकिन पार्टी में आए। आपको पता है कि यासीन भुट्टो पीपल्स पार्टी में नहीं थे, बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, सेक्रेटरी जनरल बन गए थे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो भुट्टो साहब के ज़ाती और जानी मुखालिफ थे, फिर बाद में पीपल्स पार्टी में आए। मंजूर भुट्टो साहब जो है वो ज़ियाउल हक के दस्तराज बने हुए थे, बाद में जो पीपल्स पार्टी में आए। आरिफ नकई उनकी तरफ से थे, फिर बाद में पीपल्स आपकी हुकूमत बनी, उनके साए में बनी। तो इस तरह से लोग आते जाते रहते हैं जहाँ पार्टी पॉलिटिक्स। लगारी साहब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, ये मेरे मुल्क की बात है, हम उम्र हैं, वो कोई बात नहीं, ये कोई ऐप नहीं। और मतलब जानते हैं, चेयरमैन साहब नहीं जानते कि ये कौन है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ये कैसे किया गया है, इसको मैं क्या बोलूँ, हाँ स्किप कैसे किया गया है। एक दो सूरतें हैं, एक ये कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। मेंबरशिप ड्राइव कितना शान शायान हो कि पहले कन्वेंशन होता, उसके बाद ये सरदार नहीं और सरदार हैं, उनके भले घरों में कहीं हाई टी, कहीं डिनर, कहीं वादे, वो भले हों, कोई बात नहीं, नंबर्स की गेम है तो कोई बात नहीं। को मैंने गिलानी साहब को भी बताया था, आपका ये कवर, आपकी ये सपोर्ट, चेयरमैन साहब का वहाँ आना जीत रहेगा। चलें, बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह खान खोसा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन तस्दीक करती चलूँ कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान आमद हुई और वहाँ पर उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया। डेरा गाजी खान वो जाएंगे, वहाँ पर जलसा होगा बहुत बड़ा और उस जलसे से वो खिताब भी करेंगे। मुझे यहाँ पर लेनी है ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और ऐसा लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो अब ख़त्म हो रही हैं। इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ और सियासी सूरत हाल और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनकी तकर्री के मामले पर गुफ्तगू हुई और साथ साथ ये बात भी की गई कि इस रब्ते को अब जारी रखा जाएगा। लगारी साहब, शहबाज शरीफ साहब एक तरफ कौमी हुकूमत बनाने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा साथ ही ये कहती हैं कि इस हुकूमत से तो बात करना ही बेकार है, इनसे तो बात भी नहीं की जा सकती। तो अब जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता हुआ शहबाज शरीफ का, वैसे तो पीडीएम के तो इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी से, तो अब ये समझा जाए कि शीन लीग वाकई अलग हो गई है और इन्होंने अपनी जो डायरेक्शन है वो अलग कर ली है। हमें इतनी जल्दी नहीं समझना चाहिए चीज़ों को इस तरह से, चीज़ों के अपने अपने रंग होते हैं। और ये जो राब्ते हैं, राब्ते इस बात का पैगाम है कि सियासी जमातें एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रही हैं और मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। लेकिन जहाँ तक मरीम नवाज़ की बात है, मोहतरमा मरीम नवाज़ ने एलानिया मौजूदा हुकूमत को, जनाब इमरान ख़ान की हुकूमत को 2 साल की लीज़ उन्होंने ख़ुद दी। पहले वो 3 साल पहले ही वो शुरू हो गई थी, नहीं हम खात्मा चाहते हैं, ये नहीं चाहते, ये सेलेक्टेड हैं, इनको जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। फिर पीडीएम बनी, पीडीएम में यही नारा लगाया गया और एक वक्त आया जब इन्होंने कहा कि नहीं, जो इमरान ख़ान साहब हैं इनकी हुकूमत को मज़ीद 2 साल चलना चाहिए, हम चाहते हैं कि ये अपनी 5 साल पूरी करें। तो ये जो मौजूदा लीज़ है, एक तो ये कि वो कहते हैं कि हम इलेक्ट होकर आए हैं, एक तो ये कि लोग कहते हैं कि नहीं जी उनको तो किसी ने सेलेक्टर ने सेलेक्ट किया है। और लेकिन मौजूदा जो लीज़ है वो तो PMLN की मोहतरमा मरीम नवाज़ की अपने वालिद की मर्ज़ी और मंशा के साथ दी गई है कि ठीक है जी आप मज़ीद 2 साल चलें, जबकि ऐसी पोजीशन पैदा हो चुकी थी जब वफाकी और सूबाई हुकूमतों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया जा सकता था, तो उसके लिए ये तैयार नहीं हुए। तो अब शहबाज शरीफ आ रहे हैं, क्या वहाँ से शुरू करेंगे? पहले तो ये कि जरदारी साहब के कहने पर ये चले गए कि हम बाई इलेक्शन में जाएंगे, गए और जीते और उनका एक एतबार कायम हुआ और ये कि पॉपुलर है पीडीएम, ये भी हो गया। फिर इसके बाद जो है कहा कि जनाब हम सेनेट में जाएंगे, सेनेट में गए। सेनेट में जहाँ हुकूमत की वाज़ेह अक्सरियत है, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म बने हुए हैं, उसी पूरे हाउस में सबसे ज़्यादा वोट यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन के उम्मीदवार ने दिए। यकीनन
उसमें PMLN की वोट भी थे, यकीनन उसमें दूसरी पार्टियों के वोट भी थे, लेकिन हुकूमत के वोट भी उनको मिले थे। अगर फ़र्ज़ करें को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता तो हार चुके थे इमरान खान साहब। तो क्या अब दोबारा वहाँ से शुरू करेंगे कि जनाब अब हम पंजाब की हुकूमत की तरफ जाएं कि उसे तब्दील करें? क्या शहबाज शरीफ इस बात के लिए तैयार हैं? बिलावल भुट्टो की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया है और ये इंदिया दिया गया है कि हम जिन लोगों को अपना साथी समझते हैं वो हमजा शहबाज को भी बतौर वज़ीर आला कबूल कर लेंगे। क्या ये बात मान लेंगे जनाब शहबाज शरीफ? और दोनों के दरमियान मुकालमा जो है वो उस नतीजे तक जाएगा? क्या पंजाब हुकूमत के दिन पूरे हो जाएंगे? फिर उसके बाद क्या वफाकी हुकूमत के दिन पूरे हो जाएंगे? क्या इस दौरान में अपोजिशन की तमाम जमातें फिर एक पेज पर आ जाएंगी? क्या मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ मोहतरमा मरियम नवाज जो हैं वो थोड़ा डिस्टेंस कर लेंगे और एक और खेल बनेगा? ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। मेरा ख्याल है कि चीज़ें उस तरफ को जा सकती हैं। नून लीग में अब 2 बयानिए तो हो गए हैं ना, वो तो खुल गए ना, बात एक खुल गए ना, चचा भतीजी एक पेज पर नहीं है, ये बात खुल गई ना। उनने कहा है कि हम कौमी हुकूमत की बात करते हैं, ठीक है जी, कौमी हुकूमत। अपोजिशन जिस कौमी हुकूमत की बात करती है उसके सरबराह इमरान खान नहीं होंगे। वो इमरान खान बेशक उनकी पार्टी होगी उस कौमी हुकूमत में, सारी पार्टियां जब मिल रही हैं, लेकिन उस हुकूमत के सरबराह इमरान खान नहीं होंगे जिसकी तजवीज़ जनाब शहबाज शरीफ दे रहे हैं। फिर उसके सरबराह कोई और होंगे, वो शहबाज शरीफ खुद भी हो सकते हैं। लेकिन क्या कौमी हुकूमत, और जिसको इन्होंने कौमी मुफाहमत में बदल दिया, नेशनल रिकन्सिलिएशन, अगर इसके साथ ऑर्डिनेंस का लफ्ज़ लगा दिया जाए तो वो बन जाएगा NRO। मरियम नवाज साहबा उसकी बात कर रही हैं कि जिस नेशनल रिकन्सिलिएशन की मुफाहमत की बात, जरदारी साहब की इस बात को, जिसको अपोजिशन बहुत अरसे तक जो है वो मतऊन करती रही है और उन पर ताने देती रही है, क्या अब वो सूरत हाल खुद वो कबूल करने जा रहे हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए वसीतर? और जब मुफाहमत हो जाती है फिर इनका क्या रवैया होता है? फिर काला कोट पहनकर नवाज शरीफ या मोहतरमा मरियम नवाज फिर कोर्ट में नहीं चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बन जाती है। फ़र्ज़ करते हैं, ये सिर्फ मफरूज़ा है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत बन जाती है, क्या मियाँ नवाज शरीफ फिर जाकर खड़े हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनकर और कोई ना कोई चीज़ लेकर खड़े हो जाएंगे? या मोहतरमा मरियम नवाज आ जाएंगी सफ़ेद कपड़ों में, काला कोट पहनकर कोर्ट में आकर पेश हो जाएंगी कि जनाब ये जो हुकूमत है ये कर रही है, हम इसके ख़िलाफ़ आए हैं? क्या ऐसा करेंगे? देखिए, बहुत से सवाल बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, बहुत से मंजरनामे बाकी हैं, और जो कुछ समझ रखा है हुकूमत ने कि हर चीज़ हमारे लिए है, तो ऐसा भी नहीं है, हर चीज़ उनके लिए नहीं है। और जिस तरह से ये समझा जा रहा है कि अपोजिशन हर हालत में मुंतशिर रहेगी, ये भी एक ख्वाब की बात है। सही। अपोजिशन फिर भी एक पेज पर आ सकती है और एक दफ़ा फिर भी हुकूमत के लिए मुश्किलात का दौर शुरू हो सकता है। सही, ये बात तो सही है। लेकिन लगाई साहब, जिस तरह से PDM तो चलें नाराज़ है पीपल्स पार्टी से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो रब्ता हुआ है बिलावल भुट्टो से, अब कल जो जलसा है पीपल्स पार्टी का, उसमें आपको लगता है कि नून लीग की कोई मौजूदगी हो सकती है उस जलसे में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये पीपल्स पार्टी का अपना इवेंट है, पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन कहा जा रहा है, ज़ाहिर वर्कर्स आएंगे। और ये जो सदर हैं डिस्ट्रिक्ट के, आपके सामने वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि वर्कर्स को या लीड तंजीम को एतमाद में लिया गया। मेरे ख्याल में इस मामले में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी खुद इस चीज़ को देखेंगे, बजाते खुद देखेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है कि तंजीम लूप में नहीं है। और जो बाकी कैंडिडेट थे पार्टी के, वो भी, उनको भी ऑन पेज लिया जाएगा और वो इन चीज़ों को वो नहीं इग्नोर करते हैं और पार्टी प्रेसिडेंट की बात को भी कोई इग्नोर नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। लेकिन इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि वहाँ के किसी जलसे में, किसी प्रोग्राम में, किसी इस्तकबालिये में, किसी इवेंट में जो है PMLN या शहबाज शरीफ शरीक होंगे। इसलिए कि जो लोग आ रहे हैं वो वहाँ से निकले हुए हैं ना, शहबाज शरीफ के घर से, PMLN से निकले हुए लोग जिनका एक बहुत देरीना 30-40 साल का ताल्लुक़ रहा है, अगर वो इस तरफ को आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, तो फिर वो उस मेले में, उस दावत शिराज में ये शहबाज शरीफ क्यों शरीक होंगे?
तो उनके निकले हुए लोग जो हैं, वो वहाँ से निकले हुए लोग जो इधर पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, तो वो तो नहीं आएंगे कि जहाँ लोग तालियां बजा रहे हैं मैं भी ताली बजाता हूँ, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, पीडीएम का जलसा इजलास भी मुनक्किद हो रहा है 10 सितंबर को, जिसमें अगला जो लाएमल है वो तय किया जाएगा। सड़कों पर आने की ज़ाहिर बात की जा रही है। पहले तो जब सड़कों पर आने का ऐलान किया था मौलाना फजलुर रहमान ने, तो उन्होंने 7 इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी रखा था कि इस्तीफ़े देंगे उसके बाद सड़कों पर आएंगे। अभी आपको लग रहा है ऐसा कोई सीन हो सकता है इस्तीफ़ों वाला, या सिर्फ सड़कों पर ही आएंगे? मौलाना तो इसरार कर सकते हैं, मौलाना ना खेडेंगे ना खेडन दिया तो इस बात पर बिल्कुल वो हैं, और वो भी शायद उनको उनके दोस्तों की तरफ से, मैं दोस्तों का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि इधर उधर बैठे लोग, उनके अपनी पार्टी के लोगों की तरफ से उनसे ये कहा जा रहा होगा कि जी बस इस तरफ को चलते हैं, हमारी सीटों का क्या है, 4 सीटें हैं, हूँ ना हूँ कोई मसला नहीं है, तो हम इस्तीफे दे देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह की नौबत नहीं आएगी, इस्तीफे नहीं देंगे। इस्तीफे का तकाजा था नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मोहतरमा मरियम नवाज़ की तरफ से थे, और मौलाना के साहब 3 थे कि ये 3 चाह रहे थे कि इस्तीफे दीजिए। इस्तीफे देने का भी एक ही मकसद था कि किसी ना किसी तरीके से कोई और हुकूमत ख़त्म हो ना हो, ये जरदारी की पीपल्स पार्टी की सिंध की जो सूबाई हुकूमत है ये तो ख़त्म होना यार। वो इस मामले में बहुत संजीदा थे, और मियाँ नवाज शरीफ के लिए टारगेट कभी भी मुस्तकिल कभी भी इदारे नहीं रहे, सियासी जमातें नहीं रहीं, हमारी जो मिलिट्री के लोग हैं वो नहीं रहे, वो सिर्फ सरबराहान के साथ उनका तनाज़ा रहा है कि जो मिलिट्री के सरबराहान होते थे, हमारे जो फ़ौज के आर्मी चीफ होते थे उनके साथ तो उनका तनाज़ा रहा है, लेकिन उनके साथ नहीं था। उनका जो सबसे बड़ा झगड़ा है वो पीपल्स पार्टी का है। उनका हमेशा से ये मंशा रहा है, मकसद रहा है कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी सफाई हस्ती से, ये हमेशा ख्वाहिश रही है मियाँ नवाज शरीफ की भी, और अब मरियम नवाज़ की भी यही ख्वाहिश है। वो प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे अंदाज में, गुफ्तगू से, किसी भी तरीके से उनका ये होगा कि पीपल्स पार्टी का रोल ख़त्म हो जाए मुल्क की सियासत में, ये उनकी कामयाबी होगी, ये जो कि ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है। अच्छा लगाई साहब, महंगाई को बेस बनाकर पीडीएम सड़कों पर आई थी, और अगर देखा जाए तो हुकूमत इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। महंगाई का जिन एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। इस एक हफ्ते में 0.67% महंगाई में इजाफा हुआ है, और मजमूई तौर पर जो इजाफा है वो 12.53% है। अच्छा, ये जब आप लोग इस तरह से हम लोग आदाद-ओ-शुमार पेश करते हैं तो लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छा, हम लोगों के साथ झूठ बोल रहे होते हैं कि 12%, क्या मतलब है? 1 रुपए की जो चीज़ थी वो अब 1 रुपए 12 पैसे की मिल रही है, यही कह रहा होता है ना। हम जो दे रहे हैं कि 12% महंगाई में इजाफा हुआ, तो क्या हर चीज़ में ये इजाफा हुआ है? भाई 600% इजाफा हुआ है, 12% नहीं। दवाओं की कीमतों में 600%, 900% इजाफा हुआ है। ये क्या बात हुई? एक चीज़ की कीमत 1 रुपए थी, आज 9 रुपए है, तो आप इसको 12% कहेंगे कि महंगाई में इजाफा हुआ है? ये तो 900% इजाफा हुआ है ना। इजाफा जितना इस हुकूमत के दौर में हुआ है, लोगों के जिंदगी के ख्वाब टूट चुके हैं, लोगों के बच्चों के दूध उनके हाथों से छिन चुके हैं, लोगों के मुंह के नवाले की रोटी छिन चुकी है। इनके अपने कहने के मुताबिक 2 करोड़ लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए हैं। जो नीचे गिर गए हैं गुर्बत की लकीर से, उन बेचारों के बच्चों को तो प्रॉपर 3 वक्त का खाना नहीं मिलता है। ये है सूरत हाल, और हम आदाद-ओ-शुमार पेश कर रहे होते हैं कि जनाब महंगाई में 12% हो। भाई किसने कहा है 12%? पब्लिक ओपिनियन भी यही है, वो ये कहते हैं अगर महंगाई पे सिर्फ ये हुकूमत काबू पा लेना तो बाकी हमें इनसे कोई मसला नहीं। मैं ये कहता हूँ कि बाकी है क्या जिसके ऊपर मसला हो? जाहिर है गरीब के लिए तो सबसे नहीं, यहाँ के लोगों को मिला क्या इनके आने से? लोगों की जिंदगी में ये तब्दीली रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई, वो तब्दीली आई, हमारी गर्दन टूट गई यार, आप तब्दीली कह रहे हैं। लोग जी नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तब्दीली आई है। लोगों के जीने की उमंगें, आरज़ुएं, उनके ख्वाब टूट गए, आप कह रहे हैं कि जो है वो तब्दीली आ गई है। अगर ये तब्दीली आनी थी तो अल्लाह माफ करे, ये तब्दीली नहीं है, ये तो लोगों के लिए मुसीबत आई है, ये तब्दीली नहीं है। ठीक है, चले हमें ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ कराची में बारिश के हवाले से बात कर लेंगे, क्योंकि बारिश के बायस इस वक्त शहर का जो निज़ाम है वो दरहम भरम हो चुका है, और ताजरों की जानिब से जो एक लॉकडाउन के खिलाफ हड़ताल की गई है, भूख हड़ताल, उस पर भी बात करेंगे। साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है। कल भी पूरा दिन बहुत तेज़ बारिश होती रही और करंट लगने के जो वाक़यात हैं उनमें एक कमसिन बच्ची समेत 4 अफराद जान की बाजी भी हार बैठे थे। लगारी साहब, इस वक्त बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। दावे किए गए थे इंतजामिया की जानिब से कि नालों की सफाई भी कर ली गई है, रेन एमरजेंसी भी नाफिज की गई थी, लेकिन सड़कों की जो सूरत हाल है उनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि किसी किस्म के कोई इंतजाम किए गए थे। देखें, बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है और हुकूमत का सिंध जो है उसको जो इंतजामात करने चाहिए थे वो प्रॉपरली शायद नहीं हो सके हैं। हर साल ही और हर साल सूरत हाल ये होती है, बारिश तो आना है, बारिश ने आना है। ये एक शहर है, साहिली शहर, जिसके लिए ऐसे इंतजामात होने चाहिए, ऐसी सड़कें होनी चाहिए कि जहाँ पर बारिश का पानी ना रुके। लेकिन ये कि बारिश का पानी जो सड़कों पर रुक रहा है, अगर उसके निकास का आपके पास बंदोबस्त नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या आप स्टोर करें पानी को। आपके पास लाहौर में तजर्बा किया गया है, आपने देखा है कि लाहौर में अंडरग्राउंड एक बड़ा ज़ख़ीरा, यानी वो हमारी तजवीज़ों को सुन लेते हैं और ऐसा वो कर भी लेते हैं। इन तजवीज़ों को यहाँ पर सुना ही नहीं जाता है कि भाई एक तजवीज़ सोसाइटी की तरफ से आई है। आपको याद होगा कि हमने सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से ऑनलाइन ये बात की थी कि भाई पानी का रिजर्वायर बनाओ, और पानी इतना बड़ा पानी आता है जो शहर में ज़ाया हो जाता है, उसको बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। आपके पास एक रिजर्वायर होना चाहिए जो बारिशों के मौसम में आप पानी को रिज़र्व कर सकें। खैर, अब इसको नहीं सोचा जाता है। दूसरा होता है कि आप पानी की निकासी, जहाँ सड़कों पर पानी जमा हो रहा है, कि वहाँ पर एक ऐसा बंदोबस्त आपका होना चाहिए कि वो पानी किसी न किसी सूरत में वो जो सेवरेज नाले हैं उन तक जाए और सेवरेज नाले खुले होने चाहिए। सेवरेज नाले भरे हुए होते हैं, चाहे वो आपने बनाए हैं या कुदरत ने बनाए हैं। अब हर दफ़ा सादी टाउन डूब जाता है, इसलिए कि सादी टाउन एक बड़े नाले की गुजरगाह पर बनाया गया। जब बनाया जा रहा था तो आपने सोचा ही नहीं था कि यहाँ जब बना रहे हैं, जब पानी आएगा बारिश का, नेचर तो अपना रास्ता नहीं छोड़ेगी ना। जो एक सदियों से एक नाला बहकर वहाँ तक पहुँचता है, जब आपने उसका रास्ता ही बंद कर दिया है तो फैलेगा, और फैलेगा जहाँ उसको रास्ता मिलेगा वो रास्ता देगा। और यही होता है कि हमेशा ये इलाके डूब जाते हैं, कई और इलाके डूब जाते हैं। आपने पिछली दफ़ा देखा कि सुरजाइन टाउन में किस तरह डूबा रहा है, किस तरह से, और एक फैक्ट्री को जो है रिहायशी आबादी बना दिया गया ये मंगोपीर के करीब। सही। और वो रिहायशी आबादी अजाब बनी हुई है लोगों के लिए कि जनाब कई मनसूबे ऐसे बन रहे होते हैं कि लोग समझते हैं कि यार ये क्या हो जाएगा। भैया एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री की जगह पर फैक्ट्री होनी चाहिए थी। ऐसा ही है, बिल्कुल। फिर आपने जनाब उनकी मंजूरियां भी दी गई और सारा कुछ होता रहा, और अब फिर भर जाएगा तो लोग कहेंगे यार देखो हुकूमत फेल हो गई। हुकूमत भी फेल हुई है जिस हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी थी ऐसे प्रोजेक्ट की, लेकिन उसके साथ साथ ये अब भी फेलुअर है कि आप सड़कों से पानी नहीं निकाल सकते। ठीक है। अच्छा लगाई साहब, मेरे पास एक बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान की तारीख में पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है डिस्कस थ्रो मुकाबले में हैदर अली ने। तो जाहिर है पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश है। कल से उसके बारे में खबरें भी आ रही हैं और बताया ही जा रहा है कि 15 साल की एज तक वो पोलियो के मरज़ में भी मुब्तला रहा है। देखें, इत्तफाक है, मैं वो लाइव देख रहा था। अच्छा। और मेरे अंदर जो प्राउड था, जो फ़ख्र था, जो खुशी थी, जो बेपाया खुशी, हमें बहुत अरसे पहले बाक्सर हुसैन ने कांसी का तमगा दिया था, हम तो उस पर भी बहुत खुश थे। और अभी एक बच्चा हमारा वो गया है, हालांकि वो बहुत वो नहीं जीत सका है कोई मेडल, हाँ, लेकिन अब हैदर अली ने तो एक कमाल ही कर दिया। मैंने उसके एक स्टेप को देखा, उसके एतमाद को देखा, कदम ब कदम जिस तरह से वो एतमाद और जिस तरह से उसने फेंका, लग ही रहा था कि जनाब ये तो बिल्कुल एक कमाल कर देगा। और उसने एक सोने का तारीख में पहली बार पाकिस्तान के नाम पर एक तमगा किया है, उसको हमारा सुनहरा सलाम। तो अभी पाकिस्तानी हुकूमत को आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस तरह से टैलेंट की कदर नहीं होती। ज़ाहिर टैलेंट की कदर करना चाहिए। हम बहुत सी ऐसी चीज़ों की कदर करते हैं जिनकी कदर नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया हम उनकी कदर कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़े बड़े हम तमगे और एजाज़ात कर रहे होते हैं। लेकिन हम अपने इन नौजवानों के लिए कि दुनिया जब परचम लेकर वो चला है और दुनिया के तमाम मुल्कों में वो दिखाया जा रहा था, तो क्या एहसास हो रहा था, क्या सोच आ रही थी। तो काश इस तरह से हम
ये भी सोचें, हम अपनी कुव्वत से इस टैलेंट को खुद पैदा करें और बढ़ाएं। ये तो वो हैं जो शौकिया आ जाते हैं, जिसने शिकस्त देनी है। चिराग जलता रहा एक नावल था रूस का, जिसमें एक पायलट की दोनों टांगें कट जाती हैं, तय करता है कि मैं बनूंगा फिर भी पायलट, और वो बना। तो बोरिस पोलेवाय का एक नावल था चिराग जलता रहा, ये उसी की कहानी है जो हमारे इस हैदर ने दोहराई है कि चिराग जलता रहा। और हमें अपने टैलेंट की कदर करनी चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।